क्लास 9 के लिए ग्रेविटेशन में हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे, जिसके अंदर हम मेन ग्रेविटेशन देखेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फ्री फॉल देखेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स स्मॉल जी के बारे में देखेंगे। और उसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे डिफरेंस जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बीच में हो सकता है, मास और वेट देखेंगे। और फिर उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट देखेंगे कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, कि मून पे जो किसी ऑब्जेक्ट का वेट होगा वो कितना होगा। तो इस चीज़ को हम देखेंगे, अपने इस लेक्चर में कवर करेंगे। लेकिन ग्रेविटेशन पढ़ने से पहले सबसे पहले एक चीज़ जानना ज़रूरी होता है, वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ नथिंग बट it is the force exerted on any object in a circular path from the center of this path. It means कि यहाँ पे जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोग पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जैसे वी नो डैट एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर मोशन कीप ऑन चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक सर्कुलर पाथ पे चलता है तो वो अपने डायरेक्शन को ऑलवेज चेंज करता है। ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस। कि जैसे ही डायरेक्शन बदल जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट भी बदल जाएगा। तो उसे ही एक सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, जो कि एक मूविंग जो सर्कुलर पाथ होता है, तो सर्कुलर पाथ पे मूविंग ऑब्जेक्ट पे उस पाथ के सेंटर से लगता है। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, मूव कर रहा है अर्थ के चारों तरफ, एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम मून को लेते हैं तो मून क्या है, अर्थ के चारों तरफ एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। तो अर्थ जो है अपने सेंटर से एक फोर्स लगाता है और उसी फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, जो कि मून पे एक्ट होता है। और उसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में घूमता है। हम एक चीज़ को यहाँ पे देखेंगे कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं हो, एक सर्कुलर पाथ हो और उस सर्कुलर पाथ पे सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि उस सर्कुलर पाथ पे ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पाएगा। ऐसे कंडीशन में ऑब्जेक्ट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करेगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे जहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हमने दिखाया है और अभी बताया भी है कि ये एक मून है, ये अर्थ है। अर्थ के चारों तरफ एक सर्कुलर ऑर्बिट में मून रिवॉल्व करता है और ये रिवॉल्व करने के कारण अर्थ जो है वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है इस मून पे। और जबकि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे चलता है तो जो फोर्स लग रहा होता है उस सेंट्रीपिटल फोर्स और जो उसके पास वेलोसिटी होती है उसके बीच में 90 डिग्री, मतलब वो लोग परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए उसकी वेलोसिटी जो है हर टाइम बदलती रहती है। सर्कुलर पाथ पे चलने वाले ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को हर सेकंड में बदलते रहते हैं। ये एक एग्जाम्पल है सेंट्रीपिटल फोर्स को समझने का। अब इससे आगे अगर हम देखेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स के एप्लीकेशंस क्या क्या है, उसको कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख सकते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे जिसके अंदर सबसे पहले देखेंगे कि मोशन इन अ वर्टिकल सर्किल, कि अगर वर्टिकल सर्किल है तो उस वर्टिकल सर्किल में अगर मोशन होता है तो ऐसे कंडीशन में यहाँ हम देखेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क करता है। अगर हम एक साइकिल भी चला रहे हैं एक सर्कुलर पाथ पे या हम वॉकिंग कर रहे हैं तो उस सर्कुलर पाथ के सेंटर से एक फोर्स लगता है, उस ऑब्जेक्ट पे साइकिल पे फोर्स लगेगा जो कि उस साइकिल को उस सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए फोर्स करेगा। दूसरी चीज़ें यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे मोशन ऑफ द लेवल सर्कुलर रोड। अगर रोड सर्कुलर है, जैसे पार्क वगैरह में कुछ सर्कुलर पाथ होते हैं जिस पे वॉकिंग करने के लिए बना हुआ होता है, तो वहाँ पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो वर्क करता है। बैंकिंग ऑफ द कर्व रोड एंड द ट्रैक्स, यहाँ पर देखेंगे कि कुछ रोड क्या होते हैं, रोड कभी भी स्ट्रेट नहीं होते हैं, वो कर्व होते हैं। तो कर्व रोड होता है तो उसका एक सेंटर होता है, तो वहाँ सेंटर से एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होता है, तब जाकर के ऑब्जेक्ट जो है वो वहाँ से मूव करता है और उसको मूव करने में आसानी होता है। चलिए अब हम देखते हैं ग्रेविटेशन की तरफ कि न्यूटन्स ने ग्रेविटेशनल फोर्स और यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन को दिया था। तो इससे पीछे सबसे पहले ये देखेंगे कि न्यूटन्स ने इसके बारे में क्या क्या सोचा था और हम लोग भी उस चीज़ पे सोचेंगे। जैसे न्यूटन ने सोचा कि व्हाई डज एप्पल फॉल ऑन द अर्थ फ्रॉम अ ट्री, कि ट्री से एप्पल जब नीचे गिरा तो उन्होंने सोचा कि ये क्यों गिरा।
उसका आंसर उन्होंने तलाश लिया कि बिकॉज द अर्थ अट्रैक्टेड टूवर्ड इटसेल्फ, मतलब अर्थ के पास एक फोर्स है, वो फोर्स की वजह से अर्थ अपनी तरफ उस एप्पल को क्या किया, अट्रैक्ट कर लिया। दूसरा क्वेश्चन न्यूटन के पास आया कि कैन एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ, कि अर्थ ने जो एप्पल को अट्रैक्ट किया उसकी वजह से तो एप्पल ने अर्थ की तरफ आ गया, बट क्या ऐसे कंडीशन में एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है? तो ऐसे कंडीशन में अगर हम आंसर देखेंगे तो यस, एप्पल ने भी एक फोर्स लगाया अर्थ के ऊपर में और वो भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है। जब हमने न्यूटन के थर्ड लॉ पढ़े होंगे तो उस न्यूटन के थर्ड लॉ से हमें पता चला होगा कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि एप्पल क्या करता है कि एप्पल जैसे अर्थ की तरफ गिर रहा है तो अर्थ की तरफ जैसे ही वो मूव करेगा तो वहाँ पे अर्थ एक फोर्स एप्पल पे एक्सर्ट करता है, बट सेम टाइम में एप्पल भी एक फोर्स अर्थ की तरफ एक्सर्ट करता है जो कि मैग्नीट्यूड में इक्वल बट डायरेक्शन में अपोजिट होता है। तो ऐसे कंडीशन में चूंकि यहाँ पे होता क्या है कि एप्पल एक बहुत छोटी सी चीज़ होती है, अर्थ एक बड़ा है, तो बड़ा होने की वजह से इसके पास मास ज़्यादा है, और यहाँ पे अगर मास ज़्यादा होता है तो एक्सेलरेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। तो यहाँ पे जो है वो एक्सेलरेशन जो है वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस वजह से देखते हैं कि एप्पल छोटा होने की वजह से उसके अंदर एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, इस वजह से वो अर्थ की तरफ मोशन करता हुआ दिखता है, बट अर्थ जो है वो एप्पल की तरफ मोशन करता हुआ नहीं दिखता है। यह है। उसके बाद यहाँ पे है कि न्यूटन दस सजेस्टेड दैट द ऑब्जेक्ट इज द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसका मतलब यहाँ पे होता है कि न्यूटन उसके बाद सजेस्ट करता है एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, कि एक यूनिवर्सल लॉ है कि इस यूनिवर्स के अंदर में जितनी भी चीज़ें हैं ऑब्जेक्ट, वो हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है और वो एक कांस्टेंट फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, और ये जो कांस्टेंट फोर्स होगा वही कांस्टेंट फोर्स जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी मतलब कहलाता है, और उसके बाद से उन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को बताया। अब इसके बाद हम यहाँ से चलते हैं और देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स या भी कोई दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर कोई फोर्स लग रहा है जो कि दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर से फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जो फोर्स है वो फोर्स कितना लगता है, तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि फोर्स जो है न्यूटन के लॉ से मालूम है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास होता है। तो यहाँ पे चूँकि दो ऑब्जेक्ट है, तो जैसे यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आएगा तो एक का मास m1 होगा और एक का मास m2 होगा। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट होने की वजह से यहाँ पे अगर हम फोर्स देखेंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट पे लगेगा, तो दोनों ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा तो फोर्स मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बट जो यहाँ पे डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो जैसे ही हम इस चीज़ को नोट कर लेते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ m1 एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास m2 एंड फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। जब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट के बीच का देखते हैं और इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि अगर इन सब इक्वेशन को एक साथ लिख दिया जाए तो एक साथ लिखने के बाद हमें मिल जाएगा f is directly proportional to the m1, f is directly proportional to the m2 and f is inversely proportional to the square of the distance between the two objects, जिसके बीच में हम ग्रेविटेशनल फोर्स को वहाँ से देखना चाह रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे चीज़ें हो जाता है, लेकिन एक चीज़ें यहाँ पे जाननी होती है कि दिस इज़ द प्रोपोर्शनलिटी सिंबल। ये कुछ नहीं है, ये एक प्रोपोर्शनलिटी सिंबल है, और चूँकि यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल है ड्यू टू द ग्रेविटेशन एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एंड इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से इसको क्या करेंगे, इक्वलिटी सिंबल में अगर करेंगे तो उसके लिए एक कांस्टेंट टर्म का इस्तेमाल करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कैपिटल जी हो जाएगा। इसका अपना एक स्पेसिफिक वैल्यू होंगे। इस कैपिटल जी के वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें लैब के अंदर ही फाइंड आउट की जा सकती है कि कैपिटल जी के वैल्यू, बट इतना हम लोग को पता है कि कैपिटल जी के वैल्यू कितने होंगे, हम उनका इस्तेमाल करेंगे, जो कि लगभग 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर के बराबर होता है। क्योंकि जब ये फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास F इक्वल टू जी m1m2/r² आता है, जहाँ पे कैपिटल जी क्या करता है, एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को दिखाता है। तो यहाँ पे अगर हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्म में इसे लिख दें तो यहाँ पर F r² m1 × m2 हो जाता है, और ये प्रैक्टिकली जो है 1 kg के मास का एक गोल्ड का बॉल लेकर के इसको एक्सपेरिमेंटली किया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यही हो जाता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और ये कैपिटल जी जो है यूनिवर्सल
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है, या फिर वो ग्रेविटेशनल प्रोपोर्शनलिटी सिंबल भी बोला जाता है। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि न्यूटन ने जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में बताया कि हमेशा एक फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बताया उसे कि दिस इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जिसकी वजह से हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, और ये फोर्स जो है वो सेंटर से दोनों ऑब्जेक्ट के लगता है। तो उस लॉ के बारे में न्यूटन ने क्या कहा, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि न्यूटन कहता है अपने लॉ में, अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर विद अ कांस्टेंट फोर्स, कि हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को कांस्टेंट फोर्स से कर रहा है। तो द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, कि उनका मास जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फोर्स उन पर एक्ट होगा। फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, कि उनके बीच जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के फॉर्म में उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उतना कम होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट का रेडियस को हम डबल कर देते हैं, मतलब उसके बीच के डिस्टेंस जो है उनको डबल कर देते हैं, तो फोर्स जो है वो 4 टाइम्स कम जाएगा, और अगर हम उसे हाफ कर देते हैं तो फोर्स जो है 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। ये होता है स्क्वायर का मतलब। यहाँ पे एक फिगर हमने दिखाया है, इस फिगर में 2 बॉल है, जो कि एक का मास m1 है और एक का मास m2 है। m1 जो है एक फोर्स एग्जर्ट करता है और m2 भी एक फोर्स एग्जर्ट करता है, बट दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। बट आप देख रहे होंगे कि ये डायरेक्शन जो है इस फोर्स का और इस फोर्स का जो डायरेक्शन है वो अलग होगा। दोनों एक डिस्टेंस पे सेपरेटली रखा गया है, तो ये सेपरेट डिस्टेंस पे यहाँ से रखा गया है, तो इसलिए यहाँ देखेंगे कि इसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो m1 m2 बाई आर स्क्वायर के बराबर फोर्स लगेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे कि अब इसमें मास क्या है वो हमें देखना होगा, और फिर इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा उस चीज़ को भी देखना होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि कुछ प्रॉपर्टीज़ हो सकती है ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो वो प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं हमारे नेचर में। वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, और फिर एक फोर्स हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है। ये 4 फंडामेंटल फोर्स हैं ये यूनिवर्स में, बट इन सब में सबसे वीक फोर्स जो है वही फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, उन 4 फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे वीक होता है। तो पहली चीज़ तो हमने ये जाना, ग्रेविटी कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड एज ए कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा होगा कि कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, तो यहाँ पे ग्रेविटी जो है वो कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, क्योंकि ये 2 बॉडी के बीच में विदाउट कॉन्टैक्ट में लगता है। कॉन्टैक्ट फोर्स में फ्रिक्शनल फोर्स वगैरह आ जाता है। तो ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है। ग्रेविटी इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव का मतलब आपको पता होगा कि ये जो फोर्स है वो कंजर्व है, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। ग्रेविटी कैन वर्क ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस। ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो एक लॉन्ग डिस्टेंस तक में काम करता है। देखिए एक लॉन्ग डिस्टेंस में काम करता है। यहाँ पे देखेंगे जैसे ही यहाँ पे अगर हम अगर एक इम्पोर्टेंट बात करें कि जैसे कि वाई वी स्टडी द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की स्टडी करना हम लोगों के लिए ज़रूरी क्यों है, तो ज़रूरी इसलिए होगा कि ये एक क्या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ये एक नेचुरल फिनोमिना है। इसकी वजह से जो है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। उसके बाद मून अर्थ के ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, अर्थ मून के ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। जितने भी प्लानट हैं वो सब सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और जो सन है और मून है उसके रिवोल्यूशन के कारण में, उसके रिवोल्यूशन की वजह से जो है वो टाइड्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारी चीज़ों की देखने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टडी करना होगा। बट यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है जिसका नाम होता है फ्री फॉल। अब एक ऐसे जगह को हम लोग एज्यूम करेंगे जहाँ पे कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा। तो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से अगर वहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, तो ये एक्सेलरेशन को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है और वहाँ पे कोई बॉडी फॉल हो रही है, तो ऐसे फॉल ऑफ को हम लोग यहाँ पे फ्री फॉल का नाम देते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो सिर्फ और सिर्फ वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होगा, ग्रेविटी के कारण होगा। तो इसलिए यहाँ पे देखेंगे कि वो फ्री फॉल कहलाएगा। चूँकि जैसे कि अगर अभी जैसे कि एयर में अगर कोई चीज़ों को यहाँ पे फॉल कराते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एयर का प्रेशर होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है,
और भी बहुत सारे फोर्स वहाँ पे हैं, टेंशन वगैरह वहाँ पे वर्क करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग फ्री फॉल मोशन में नहीं बोलेंगे, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ऐसे कंडीशन में उसे हम फ्री फॉल बोलेंगे। तो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है, जबकि कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए इस्तेमाल होता है, जो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर का वैल्यू होता है। बट यहाँ पे वो चीज़ें नहीं हैं, ये अलग चीज़ें। अगर एसआई यूनिट की बात करें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से मीटर पर स्क्वायर सेकंड होता है। चूँकि एक्सेलरेशन की तो ऐसे भी यूनिट मीटर पर स्क्वायर सेकंड ही होती है। तो यहाँ पे अगर देखें तो फोर्स का फॉर्मूला हमने न्यूटन के सेकंड लॉ से F=ma देखा था, F=ma देखा था। तो यहाँ पर चूँकि एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ए की जगह जी जो है पुट कर सकते हैं। तो फोर्स जो है यहाँ पर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स mg हो जाएगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास पता है तो यहाँ पे हम लोग उसके जो फोर्स लग रहा है वो हम पता कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे स्मॉल जी के वैल्यू को अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये स्मॉल जी का वैल्यू हमें 9.8 के अप्रॉक्स में आ जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कुछ डेमोन्स्ट्रेशन है, जैसे ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला है Gm1m2/r²। अगर यहाँ पे दो मासेस हैं तो एक अर्थ का मास है, एक मास है मास ऑफ द अर्थ हो जाएगा, एक कोई भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा जिसका बॉडी का हमें उस दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को देखना है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी को देखना है। तो यहाँ पे उसको दो चीज़ों से दिखाया है हमने। तो F=ma पता है, जब हम इसके अंदर में F=ma जब इसमें फोर्स की जगह पे ma पुट कर देंगे तो ऐसे कंडीशन में हम देखेंगे कि ये कंडीशन आ जाएगा। तो mg चूँकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ये ma नहीं mg पुट करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो मास है और ये जो ऑब्जेक्ट का मास है वो कैंसिल हो जाएगा, और g की जो वैल्यू है वो हमें कैपिटल G मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और जो मास ऑफ द अर्थ है उसका प्रोडक्ट बाई डिस्टेंस दोनों के बीच के स्क्वायर होगा, मतलब Gm/r²। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में ये स्मॉल जी का वैल्यू। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ जी को देखेंगे कि जो 9.8 के बराबर होता है, लगभग 9.8 के आसपास होता है। तो ये 9.8 कैसे आएगा, तो 9.8 देखने के लिए यहाँ पे चूँकि जी के वैल्यू में यहाँ पे ग्रेविटेशन कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, कैपिटल जी के वैल्यू पता है, मास ऑफ द अर्थ को पता करना होगा, और फिर यहाँ से ऑब्जेक्ट और यहाँ से डिस्टेंस को भी हमें पता करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसमें वैल्यू पुटिंग करेंगे तो उस चीज़ को हम आगे देखेंगे कि वहाँ पे जी के वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आती है, वैल्यू ऑफ जी मे वेरी एट द डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ। जी का वैल्यू जो है मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये बदल सकती है, अर्थ के पास में बदल सकती है, इस पर डिपेंड कर सकता है। ये डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड कर सकता है कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो कितनी दूरी पे है। अगर अर्थ से हम बहुत दूर चले जाएंगे तो जी का वैल्यू फॉल कर जाएगा। उसके शेप के ऊपर भी फैक्ट कर सकता है कि वो किस टाइप के शेप है। जैसे अब अर्थ की बात करें तो अर्थ इज़ नॉट कम्प्लीटली द स्फेरिकल बट इट इज़ द फ्लैटेड एट द पोल। इसलिए पोल से सेंटर का डिस्टेंस कम होने की वजह से वहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी सबसे हाई होगी, और सबसे हाई होने की वजह से पोल पे एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। और इक्वेटर जो कि सेंटर से सबसे ज़्यादा दूरी पे होता है, तो डिस्टेंस को ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे जी का वैल्यू कम जाएगा अर्थ के सरफेस पे, और ऐसे कंडीशन में वहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू जो जी का वैल्यू आएगा 9.8 से थोड़ा कम आएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। तो अगर हम अर्थ के अंदर चले जाते हैं तो ऐसे कंडीशन में भी जो इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ है तो वहाँ पे जो है जी का वैल्यू कम जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग जैसे देखेंगे, हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन को देखा है, जैसे ये तीन तरह के मोशन पढ़ेंगे। ये मोशन उस टाइप के हैं जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट फॉल टुवर्ड द अर्थ, और ऐसे कंडीशन में रेस्ट से जब वो फॉल करेगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, और जो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हैं उसमें इनिशियल वैल्यू मतलब u को 0 रखेंगे तो इक्वेशन मिल जाएगा जी टी एस इक्वल टू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर,
और 2gs इक्वल टू वी स्क्वायर। लेकिन जब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट विद सम इनिशियल वेलोसिटी फॉल टुवर्ड द अर्थ, तो देन हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड 2gs इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। लेकिन और चीज़ें यहाँ देखेंगे कि जब ऑब्जेक्ट को हम अपवार्ड थ्रो करेंगे तो ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, हेंस स्मॉल जी इज निगेटिव। क्योंकि वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, और जो अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उन्हें हम रिटार्डेशन बोलते हैं, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट एक स्पेसिफिक हाइट पे जा करके वहाँ से लौट आएगी। तो ऐसे कंडीशन में देखेंगे तो वहाँ पे हमारा जो है वो u माइनस वी इक्वल टू ये 3 टाइप के फॉर्मूले आपको दिख रहे होंगे। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन से ही जनरेट किया गया एक फॉर्मूला है। तो अब इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जी का कैलकुलेशन किया है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला मालूम है, तो यहाँ अगर हम देखेंगे मास ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ द अर्थ और इसको कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि ये 9.8 न्यूटन के जी स्क्वायर जो है वो मतलब पर के जी आ जाएगा, न्यूटन के जी पर के जी, और ये 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड की इस एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करता है। तो फ्री फॉल हमने बता दिया कि फ्री फॉल क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट के फॉल होने को वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से फॉल होगा तो उसे हम फ्री फॉल बोलेंगे। तो और फ्री फॉल के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन ये होंगे। यहाँ पे अगर हम वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून की बात करें तो एक्चुअली यहाँ देखेंगे कि जो मून का मास है और जो अर्थ का मास है उसमें फ़र्क है। तो डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि मास जो है अर्थ पे वो अलग हो जाएगा और मून पे अलग हो जाएगा। तो उसी को हम यहाँ देखेंगे अगर, तो हमने यहाँ देखा है कि वेट ऑन द मून, ठीक है। तो यहाँ पे वेट ऑन द मून देखेंगे तो जी मास ऑफ द मून होगा और वहाँ जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा और फिर दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा। जब हम रेशियो निकालेंगे तो रेशियो निकालने में हमें दिखेगा कि रेशियो यहाँ निकालने से कि जो यहाँ पे कैंसिलेशन होगा, बाकी मास ऑफ द मून, रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर, और मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर मिलेगा। अब इनके वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे। तो जैसे ही वैल्यू हम पुट करेंगे तो यहाँ हमने देखा है कि ये वैल्यू को कैलकुलेट कीजिएंगे। कैलकुलेट करने के बाद जो 0.165 और लगभग ये फ्रैक्शन में 1/6 के आसपास आता है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट अर्थ पे है और जो ऑब्जेक्ट मून पे होगा, तो मून पे जा कर के 1/6 हो जाएगा, मतलब 6 टाइम्स उसका जो वेट है वो कम जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट 60 kg का इस अर्थ पे है तो मून पे जा कर के 10 kg का हो जाएगा, क्योंकि वहाँ मास कम होने की वजह से उनका ग्रेविटेशनल फोर्स कम है और ग्रेविटेशनल फोर्स कम होने की वजह से उनका क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कम जाएगा, मतलब जी के वैल्यू जो है वो डाउन हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए जी का वैल्यू जो है वो कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। शेप ऑफ द अर्थ पे डिपेंड करता है, जैसे मैंने बताया पोल पे सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा जबकि उसके इक्वेटर पे सबसे कम एक्सेलरेशन होगा। और सरफेस की बात करें तो, और वैसे अर्थ के अगर इंटीरियर पार्ट में जाएंगे तो और भी जी का वैल्यू कम हो जाएगा। विथ अल्टीट्यूड पे भी जी का वैल्यू जो है वो कम जाएगा। सरफेस ऑफ द अर्थ के अंदर रोटेशनल मोशन ऑफ द अर्थ, अगर अर्थ का मोशन बहुत बढ़ जाए तो जी का वैल्यू कम जाएगा। अगर अर्थ की स्पीड बहुत हाई हो जाए तो जी का वैल्यू कमने लगेगा। अब यहाँ पे हम कुछ लोग देखेंगे कि जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट एंड जी के बीच में क्या है। तो जैसे ही बताया मैंने, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इस चीज़ के बारे में बताया कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है बोल रहा है यहाँ पे मास और वेट के बीच में डिफरेंस है कि मास इज डिफाइन दी क्वांटिटी ऑफ द मैटर इन द ऑब्जेक्ट, जबकि वेट जो है इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ एंड अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। तो ऐसे कंडीशन में देखेंगे मास एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेट एक फोर्स है और फोर्स होने की वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी है। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज, जो मास है वो कांस्टेंट होगा बट वेट जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा। जैसे हमारा जो मास यहाँ पे होगा अर्थ पे, वही मास हमारा मून पे होगा, जबकि
वहाँ पे वेट हमारा कम जाएगा और अर्थ पे वेट हमारा ज़्यादा होगा। तो फ़र्क सिर्फ वेट में आएगा, मास में नहीं आएगा। अब इससे आगे देखेंगे तो कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि जो मास है वो इनर्शिया पे डिपेंड करता है। कांस्टेंट सही है कि जितना ज़्यादा इनर्शिया होगा उतना ज़्यादा इसका मास होगा। तो लोकेशन बिकॉज द चेंज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ये फोर्स की वजह से बदल जाता है। मास जो है वो नेवर बी ज़ीरो, मास ज़ीरो नहीं हो सकता है, जब फोर्स जो है ज़ीरो हो सकता है। अगर हम जी के डायरेक्शन में जाएंगे, अगर एक सिंपल सा कंडीशन समझ के चले कि एक लिफ्ट है और लिफ्ट से हम लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में चलते हुए लिफ्ट में अगर हम लोग वेट करेंगे तो हम लोगों का वेट वहाँ पे ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो वहाँ पे वेट जो है ज़ीरो हो सकता है। आइए इसको डब्लू से डिनोट करते हैं, फोर्स इक्वल टू mg होता है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसके बीच में डिफरेंस है। अगर यहाँ पे यूनिट की बात करें तो मास को हम लोग केजी में मेज़र करते हैं, जबकि फोर्स है ये तो उसे हम न्यूटन में मेज़र करते हैं, क्योंकि वेट भी जो है वो फोर्स होता है, तो उसे हम न्यूटन में मेज़र करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि क्लास 10 से थोड़ा सा अलग है, कि एक होता है सेंटर ऑफ मास। द सेंटर ऑफ मास इज अ पोजीशन डिफाइंड रिलेटिव टू द ऑब्जेक्ट और द सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट. It is the average position of the fall of part of the system weighted according to their masses. For example, rigid object with the uniform density, the center of mass is located at the centroid. Example, the center of mass of a uniform disk shape would be at the center. Sometimes the center of the mass does not fall anywhere on the object. The center of mass of a ring, example, located at its center where is not in the material. देखिए सेंटर ऑफ मास क्लास 10 में क्लास 9 में इतना नहीं पढ़ना है, बट यहाँ पे देखेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसका जो मास होता है ना, उस मास का एक सेंटर होता है। ठीक है, जहाँ पे उस पूरा मास लोकेटेड होता है, पूरा एक तरीके से समझ के चले तो उस सेंटर ऑफ मास से टोटल मास जो है वो कंट्रोल होता है। तो ऐसे कंडीशन में अब जो ग्रेविटी लगता है तो ग्रेविटी का भी एक सेंटर होता है, उसे कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। जब तक आप देखते रहिए इस वीडियो को। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बताएंगे, जैसे कि वेटलेसनेस ऑफ ज़ीरो ग्रेविटी। मतलब कौन ऐसी जगह है, कहाँ कहाँ ऐसी जगह है जहाँ पे ज़ीरो ग्रेविटी होता है। ज़ीरो ग्रेविटी कहने का मतलब होता है जहाँ पे वेट हमारा ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि फोर्स तो होगा नहीं। तो ऐसे कुछ जगह है जहाँ पे है व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी। जैसे मैंने अभी बताया कि लिफ्ट से हम लोग नीचे की तरफ आ रहे होंगे और वहाँ पे हम लोगों का वेट ज़ीरो होगा। When an object are the null point on the outer space, the point where the gravitational pull of the two or the more object cancel each other. आउटर स्पेस में जाएंगे जहाँ ग्रेविटी नहीं है, तो वहाँ पे हमारा जो है वेट ज़ीरो हो सकता है, या फिर एक ऐसी जगह जहाँ पे ग्रेविटी कई डायरेक्शन से लग रही होगी और सबका फोर्स का इक्विवेलेंट फोर्स जो है ग्रेविटी वो ज़ीरो होगा। तो when the satellite revolve in the orbit around the earth, such the surrounding atmosphere does not offer the appreciable frictional force. कहता है कि सैटेलाइट जो मूव कर रहा होता है ऑर्बिट के अंदर में, तो वो जो एटमॉस्फेयर है डज नॉट ऑफर एनी एप्रिसिएबल फ्रिक्शनल फोर्स, तो वहाँ पे जो है उसका वेट ज़ीरो होता है क्योंकि स्पीड हाई होती है। When an object is kept at the center of the earth, अगर हम लोग सेंटर ऑफ अर्थ पे जाएंगे तो वहाँ पे भी हम लोग को देखने को मिलेगा कि हम लोगों का वेट वहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे हम लोगों ने स्टडी किया ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, क्या होता है यूनिवर्सल लॉ, क्या होता है, न्यूटन्स के आइडियाज़ क्या क्या थे, और इस तरीके से स्मॉल जी कैपिटल जी का डिफरेंस, मास वेट का डिफरेंस, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। जब तक आप लोग वीडियो देखते रहिए।